दोस्तों, यह कहानी भरतपुर गांव के सेट्टी परिवार की कहानी है, जिसमें रामेश्वर सेट्टी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। रामेश्वर पेशे से इंजीनियर है और अपनी तीनों बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। गांव के सभी लोग रामेश्वर को बेटियों की पढ़ाई की बजाय उनकी शादियों के लिए पैसे जोड़ने की सलाह देते हैं, मगर रामेश्वर सेट्टी अपनी मर्जी का मालिक है। वो किसी की नहीं सुनता, सिवाय अपने। एक दिन अपने ऑफिस जाते हुए रामेश्वर को रास्ते में शर्मिला चाची मिलती है। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटियों को इतना पढ़ाने से, मगर मेरी सुनता कौन है। तू उन्हें विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। हाँ चाची, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और सब अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मैं भी अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, उसके बाद शादी की सोचेंगे। मगर बेटा, उनकी शादी? ओफो चाची, अभी वो तीनों बहुत छोटी हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर रामेश्वर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि गांव में भूकंप आ गया है और सब बर्बाद हो गया है। रामेश्वर वापस घर पहुंचता है और देखता है उसका पूरा गांव बर्बाद हो गया है। अरे, ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे सब हो पाएगा? मेरी बेटियां कैसे विदेश जाएंगी और आगे की पढ़ाई कैसे करेंगी? अजी, नुकसान तो पूरे गांव का हुआ है, मगर भगवान की कृपा है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। सभी लोग जल्दी से जल्दी गांव को खाली कर दो, सरकार ने कहा है। यहाँ अभी और बड़े भूकंप आने वाले हैं। देखते ही देखते पूरा गांव नदी पार करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। सभी नदी के किनारे खड़े जेठी का इंतजार करते हैं। वहीं रामेश्वर सेट्टी का परिवार भी अपने नंबर का इंतजार करता है। रामेश्वर किसी सोच में डूबा है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रामेश्वर पलटकर देखता है तो वह डर जाता है। खून से लथपथ एक आदमी उससे कहता है, बहुत लंबा इंतजार करवाया है तूने, आखिरकार तू हमारी पकड़ में आ ही गया। रामेश्वर उस आदमी को देखकर डर जाता है। वो आसपास देखता है, सभी लोग नॉर्मल हैं। ऐसा लगता है जैसे रामेश्वर के अलावा किसी और को भी आदमी नजर नहीं आ रहा। क्या क्या, कौन हो तुम? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आत्मा कुछ कहती है कि तभी रामेश्वर की छोटी बेटी उससे कहती है, पापा, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर आ रहा है, मगर हमारा बोट में नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ना इंजीनियर। जब अपनों के साथ कुछ बुरा होता है ना, हमें कहीं चैन नहीं मिलता। सही कहा ना मैंने? मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? तभी रामेश्वर की नज़र नदी के बीचों बीच नाव पर पड़ती है, जहाँ से बहुत चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। नाव नदी के बीच हिचकोले खाने लगती है। तभी रामेश्वर की नज़र नदी की कुछ आत्माओं पर पड़ती है, जो जिट्ठी से कुछ लोगों की पानी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी नदी में गिरता जाता है, वो आत्माएं एक एक करके उनका गला मरोड़ देती है, तो कोई आत्मा किसी का खून पीती है। इतना भयानक मंजर देखकर रामेश्वर मन में सोचता है, शायद इन आत्माओं को आदमियों से प्रॉब्लम है, इसलिए ये सिर्फ आदमियों को मार रही हैं। अगर मैं मेरे परिवार के साथ गया तो ये मेरे साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए रामेश्वर वहां से उल्टा गांव की तरफ भागने लगता है। अरे, वहां कहाँ जा रहे हैं आप? गांव में खतरा है, लौट आइए। हाँ पापा, वापस आ जाइए ना प्लीज़। वहाँ मत जाइए ना पापा, वापस आ जाइए ना। मगर रामेश्वर किसी को ही नहीं सुनता और गांव के अंदर भाग जाता है। वो जैसे ही गांव में जाता है, वो देखता है वहाँ कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। रामेश्वर अपने उजड़े हुए गांव के चारों तरफ से देखता है। तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है। रामेश्वर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है।
भागते भागते थक जाने के बाद रामेश्वर एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा रामेश्वर के पास आती हैं और उससे कहती हैं, अंकल हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा? भला मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। रामेश्वर ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहाँ आ जाती है और रामेश्वर से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। रामेश्वर यह सब देखता है और फिर इधर उधर भागने लगता है। वो भी भागते भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है, मगर वो इस बार देखता है कि वहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्ठी नदी की ओर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। रामेश्वर को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं रामेश्वर के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है। भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला करती हैं। रामेश्वर का पांव टकराता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो अपनी नज़र घुमाता है तो वो देखता है कि नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये पुल कहाँ से आ गया? रामेश्वर को लगता है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पुल पहले से ही होगा यहाँ, मगर उसने नोटिस नहीं किया। रामेश्वर बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर चढ़ जाता है और वहाँ से दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। भागते भागते वो ब्रिज के सेंटर में आ जाता है और यहाँ पहुँचते ही उसकी नज़र नदी के दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ उसका परिवार उसे बुला रहा है। हाँ मोना, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, बस अभी आया। रामेश्वर जैसे ही कुछ कदम दूसरी तरफ दौड़ाता है, उन बच्चों की आत्माएं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वह उन्हें देखकर डर जाता है और पलटकर देखता है। वो देखता है बहुत सारी आत्माएं उसे घूर रही हैं। नहीं, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता। पता नहीं यह सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी की आत्मा रामेश्वर से कहती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया। इस आदमी का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो ना जाने कितने और लोगों की मौत के घाट उतार देगा। ऊ, ऊ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी एक दूसरी आत्मा रामेश्वर के पास आती है और कहती है, रामेश्वर, तुम्हें याद है जब सरकार की तरफ से तुम्हें सरकारी स्कूल बनाने का ठेका मिला था तो तुमने पैसे देकर वो टेंडर अपने नाम पर ले लिया था। तुम वो 5 साल पुराने वाले टेंडर की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ना चाहती हैं और वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं गांव में रहने वाले इंजीनियर भला उनके सपनों को कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने रिश्वत देकर वो टेंडर अपने नाम करवा लिया था। मगर किसी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रामेश्वर के ऐसा कहते ही वो स्कूल के बच्चे उसके सामने आकर कहते हैं, अंकल, अगर आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है अंकल कि आपने अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा, मगर गांव में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों का ध्यान नहीं रखा। तभी आपने टेंडर अपने नाम किया, मगर उसमें भी पैसे बचाने के चक्कर में आपने घटिया मटेरियल का यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बिना किसी वजह से ही टूटकर गिर गया और हम जैसे सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। यह सुनकर रामेश्वर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ कहता कि तभी एक औरत रामेश्वर के पास आती है और उससे कहती है, इंसान नहीं राक्षस है तू। मेरे बच्चों और मेरे पति को खा गया, अब तू मरेगा। तेरे घर वाले तेरे मरने की तमाशा देखेंगे।
उन आत्माओं की भीड़ में से दो आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और रामेश्वर को हवा में उल्टा लटका देती हैं। उल्टा लटका रामेश्वर उनसे कहता है, मेरी गलतियां माफ़ी लायक नहीं हैं, मगर फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी भूल को माफ़ कर दो। तभी आत्माओं की शक्तियों से उल्टा लटका रामेश्वर गोल गोल चक्री के जैसा घूमने लगता है कि तुमने कोई भूल नहीं की इंजीनियर, तूने तो सब सोच समझ कर किया है, और जो तूने किया है ना उसे पाप कहते हैं। पाप की माफ़ी नहीं होती, उसकी सज़ा होती है जो तुझे हम देंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ जाने दो मुझे। हाँ हाँ, आज तुझे इस दुनिया से भेजने ही तो आए हैं। तू शायद भूल रहा है इंजीनियर, तूने गांव का सिर्फ वो स्कूल ही नहीं बल्कि म्यूनसिपल का हॉस्पिटल भी बनाया था। गांव में कई ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो तूने पूरे किए थे। और हाँ, आज जो ये तू इस ब्रिज पर झूल रहा है ये भी तूने ही बनाया था। तुझे अंदाज़ा भी है कि तेरे बनाए गए सभी प्रोजेक्टों का एक जैसा ही हाल हुआ है, कि तू एक दो नहीं बल्कि हजारों मौतों का अकेला जिम्मेदार है। ये सब सुनकर रामेश्वर को अपनी सारी काली करतूत उसे याद आ जाती है और वो उन सब से कहता है, हाँ मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, मैं सारी गलतियाँ मानता हूँ, मैं इन सब का दोषी हूँ, मगर हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करता है, तो मैंने भी मेरे बच्चों की भविष्य के लिए ऐसा किया था। हालांकि मैं अब ये बात मानता हूँ कि मैंने जो भी किया वो सब गलत था। रामेश्वर की माफ़ी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और देखते ही देखते वो आत्माएं वहाँ से एक एक करके गायब होने लगती हैं। रामेश्वर को समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हुआ। वो हवा में उल्टा लटका हुआ है, उसे पुल पर कोई नहीं दिखता, सब गायब हो जाते हैं। वहाँ उसके परिवार को जेटली मिल जाती है। वो दूर से ही अपने परिवार को नदी के दूसरी तरफ जाते हुए देखता है। जिस ब्रिज के ऊपर वो उल्टा लटका है वो ब्रिज भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। रामेश्वर जैसे ही खुद को खुले आसमान के नीचे नदी के बीचों बीच उल्टा लटका हुआ देखता है, वो देखता है कि उसके आसपास उसी की तरह की कई आत्माएं भी उल्टी लटकी हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है। तू और तेरा साथ देने वाले सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, और आगे भी जब जब तुझ जैसे लोग ऐसा काम करेंगे हम उन्हें सजा देने आते रहेंगे। इतना कहकर वो सारी आत्माएं रामेश्वर पर झपटा मारती हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप मेरे चैनल पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कहानी मैं अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।